Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this unit that is thermodynamics 2. तो ये हमारा लेक्चर 7. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंबशन इंजन क्या होते हैं और स्टीम इंजन उसमें का पहला टाइप जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का हमने फर्स्ट टाइप देखा था, स्टीम इंजन, वो स्टडी किया था. अभी नेक्स्ट हमें एक साइकिल देखना है, दैट इज़ अ रैंकाइन साइकिल. हमने अभी तक कार्नोट साइकिल स्टडी किया था, लेकिन क्या होता है कि स्टीम इंजन के लिए जो साइकिल है जो हमने देखा था कार्नोट का स्टीम साइकिल, ओके, तो उससे हम लोग उसका एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दी डिसिबिटिव एनर्जी डिसिबिटिव प्रोसेसेस सच एज फ्रिक्शन, कंडक्शन. तो ये सब प्रोसेसेस रहती है, बीच में कभी कभी फ्रिक्शन आ जाएगा, कंडक्शन आता है. ओके, तो इसके वजह से ना उसका एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं हो पा रहा है. ओके, तो इसलिए ये रैंकाइन साइकिल करके एक बनाया गया. ओके, ये आइडियलाइज्ड साइकिल है जो कार्नोट साइकिल से भी आगे है, लेकिन देखते हैं कि इसका कितना यूज़ होता है उसमें, वो हम लोग इसमें देखेंगे और इससे हम लोग इफिशियंसी काउंट करेंगे बाद में. ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में रैंकाइन साइकिल है कैसा. तो इसका एक्चुअल में जो हमने स्टीम इंजन के लिए जो पीवी डायग्राम देखी थी, स्टीम इंजन के लिए हमने जो पीवी डायग्राम देखी थी वो तो कुछ इस टाइप की थी. ओके, 4 प्रोसेसेस थी उसमें, बट रैंकाइन साइकिल में ऐसा नहीं रहेगा. ओके, रैंकाइन साइकिल में हम लोग देखने वाले उसमें कुछ 6 प्रोसेसेस रहेगी. ओके, रैंकाइन साइकिल्स में कितना हो गया यहाँ पे 6 प्रोसेसेस. ओके, 6 स्टेप्स रहेंगे वहाँ पे. 6 प्रोसेसेस में 6 स्टेप्स वहाँ पे रहेंगे. ओके, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते कि ये कैसे स्टार्ट होता है और क्या. ओके, तो पहला इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि रैंकाइन साइकिल एक्चुअल में कैसा है. ओके, तो ये एक्चुअल में यूज़ होता है हमारे इंजिन्स के लिए, जो स्टीम इंजन है उसके लिए, मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजिन्स के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, स्टीम इंजन के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं. तो स्टीम इंजन एक्चुअल में जब हम लोग फैक्ट्री में जो ये यूज़ करते हैं, फैक्ट्री में ऐसे इंजन्स यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो उसमें क्या यूज़ होता है. देखो पहले तो उसमें कंपोनेंट देखो क्या क्या रहेगा. तो पहला कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे ही बनाते हो, ठीक है. तो वो बनेगा एक, यहाँ पे देखो एक ये बनेगा पंप. ओके, इसे मैं नाम देता हूँ पंप. ओके, ये क्या है हमारा पंप. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया. ओके, पंप है. तो एक्चुअल में फैक्ट्रीज आप देखोगे, फैक्ट्रीज या फिर कोई रहेंगे जिसमें बॉयलर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे ना वो फैक्ट्रीज कहाँ पे बनाते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे रिवर्स साइड बनाते हैं. ओके, जहाँ पे रिवर या फिर कुछ रहेगा, जहाँ पे वाटर सोर्स रहेगा बड़ा कुछ, ओके, उसके साइड में बनाते. क्यों? क्योंकि यहाँ से वो क्या करते हैं, वाटर पंप कर लेते हैं. ओके, इसके अंदर यहाँ से जो वाटर उनको यूज़ होने वाले वो पंप कर लेंगे. ओके, देन इस वाटर को कहाँ बेचेंगे वो लोग. देन नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे आएगा. वो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा बॉयलर. तो ये यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है ना. तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारा बॉयलर है. ओके, इसको नाम देता हूँ बॉयलर. तो बॉयलर का काम क्या है, इट जस्ट बॉइल्स दी वाटर. ओके, जो हमने ये जो वाटर दिया इसको बॉयल करेगा, वो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा. ओके, और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो. ओके ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है. तो वो उधर अगर अचीव कर गया तो उसके बाद क्या बन जाएगा, उस वाटर का बन जाएगा स्टीम. तो स्टीम को कहाँ पे देगा, अभी ये स्टीम है, वो स्टीम ही हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, जो हमारा जो प्रोसेस होने वाला है, जो हमारा वर्क डन करते हैं, उसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा स्टीम रहता है. स्टीम हम लोग यूज़ करते हैं. तो स्टीम को हम लोग कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए. तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ टरबाइन. उसको बोलते हैं टरबाइन, वो बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं व्हील. आप व्हील की तरह कंसिडर करो. ओके, जैसे स्टीम इंजन में जैसे व्हील था, फ्लाई व्हील, उसकी तरह कंसिडर कर सकते हो. तो टरबाइन पे क्या होगा, ये सब स्टीम यहाँ पे इस पर अटैक करेगी. ओके, तो इस पर जैसे ही स्टीम आएगी तो ये क्या होगा, ये घूमने चालू हो जाएगा. ओके, रोटेट होना चालू हो जाएगा. रोटेट होगा तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे वर्क मिलेगा. ओके, मतलब यहाँ पे वी गेन वर्क. ओके ना, वी गेन वर्क. ओके, यहाँ पे वर्क यहाँ पे मिलेगा. ओके, और यहाँ पे हमें वर्क देना पड़ेगा. ओके, वी हैव टू सप्लाई सम वर्क टू पंप दिस वाटर. ओके, वाटर को पंप करने के लिए यहाँ पे वर्क देना पड़ेगा. बॉयलर यहाँ पे गर्म करेगा उसको, फिर जैसे ही हीट उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी. ओके, उसके बाद उसका वेपर के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा. फिर वेपर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये टरबाइन घूमेगा. टरबाइन घूमेगा तो हमारा एक्चुअल में काम होगा. ओके, टरबाइन मतलब यहाँ पे फ्लाई व्हील है. हमने क्या देखा था, स्टीम इंजन में भी क्या था, लास्ट में वो व्हील घुमाता था ना. तो वहाँ पे वर्क हमारा एक्चुअल में वही है, मतलब जो इंजन घुमाने का काम करेगा ना वो इससे होगा, स्टीम से. ओके, स्टीम घूमने लगेगा. तो इसके बाद क्या होगा, अभी हीट तो यूज़ हो गई यहाँ पे. ओके, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो गया हीट का. बाद में अभी जो हीट निकल गई उसका अभी कोई यूज़ नहीं है,
वो हीट कहाँ पे जाएगी, तो हीट को भी कहीं पे लेके जाना पड़ेगा। तो हीट को क्या कर दिया इन्होंने, वापस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके गए यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या बन जाएगी इसका, ये बन जाएगी कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट बन जाएगी यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ओके, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसर है ये। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, जो हमारा वेपर रहता है उसको हम लोग वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वो यहाँ पे कंडेंसर में होगा, कंडेंसर में लिक्विड बन जाएगा, वो लिक्विड को वापस हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, फिर वापस वो पंप आउट होगा, फिर वापस ऐसे पूरा साइकिल कवर होते जाएगा। ओके, इस तरह से पूरा साइकिल कवर होगा। तो इसमें देखो कंपोनेंट क्या क्या थे, पहला तो यहाँ पे पंप था। ओके, ये पंप है। ओके, पंप से यहाँ पे लिक्विड आया, देन इट गोज टू द बॉयलर, बॉयलर देन बॉइल्स द लिक्विड एंड कन्वर्ट इट इनटू द स्टीम। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो इसको स्टीम रहेगा। ओके, ये स्टीम से फिर यहाँ पे जो टरबाइन है ये घूमेगा। ओके, इसको नाम आप टरबाइन लिख सकते हो या फिर व्हील लिख दो कुछ। ओके, जैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये खाली इसको समझने के लिए। ओके, तो ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वर्क तो हो गया, तो जब बचा कुछ हीट बचेगी, वो हीट कहाँ पे जाएगी, मतलब हीट यूज़ हो गई है। अब हीट यूज़ होने के बाद उसका वापस तो यूज़ नहीं होता है। ओके ओके, तो हीट कहाँ पे जाएगी, वापस यहाँ पे कंडेंसर में आएगी, और कंडेंसर में आने के बाद अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा तो क्या, उस वेपर का वापस लिक्विड में बन जाएगा। ओके, कंडेंसर का आप एग्जांपल एक ले सकते हो कि जो आप खाना बनाते हो तो वो टाइम पे ऐसा पॉट रहेगा। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो गया, ये बॉईल हो चुका है। ओके, पूरी तरह से। ओके, इसमें से ऐसे वेपर्स निकल रहे हैं, बॉईल हो रहा है, और एकदम से आप ऊपर कुछ तो ऐसा एक कुछ तो ढक्कन जैसा कुछ भी लग दो, एक प्लेट रख दो, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये प्लेट निकाल दो, ये प्लेट निकाल दोगे, ऐसे वो प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स लेंगे। ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स लेंगे। आपने तो क्या किया, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने खाली प्लेट रखा था। ओके, खाली प्लेट जो प्लेन था पूरा, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन एकदम से ड्रॉपलेट्स आ गए उसमें लिक्विड के। तो ये नीचे का जो लिक्विड है वो डायरेक्टली उसके ऊपर ऐसा उड़ के तो आया नहीं है, वो किस फॉर्म में आया था, वो वेपर के फॉर्म में आया था। जो वेपर यहाँ पे गया, यहाँ पे उसका प्रेशर एकदम से कम हो गया। ओके, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे कम था। ओके, तो ये एकदम से क्या हो गया, वो टाइम पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो टाइम पे तो इसी तरह से होता है। तो इसी को कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, ये हमारे घरेलू इसमें यूज़ होता है, फिर डोमेस्टिक यूज़ में ये ऐसा प्रोसेस रहता है, ये कंडेंसेशन का। ये मैं बताया। तो यही चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल इसमें भी यूज़ की जाती है कंडेंसर का। फिर कंडेंसर का होने के बाद वो क्या होगा, वो जो हीट थी उसका बाद में यहाँ पे लिक्विड में वापस उसको सप्लाई कर देंगे, फिर वापस वही लिक्विड पंप होगा, फिर ऐसे पूरा वो साइकिल कंप्लीट होते जाता है। ओके, तो ये रैंकाइन साइकिल का ये एक्चुअल जो मॉडल है वो बताया कि ये एक्चुअल में क्या है। अभी इसको हमें डायग्राम में दिखाना है, मतलब पीवी डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे। तो पीवी डायग्राम में कैसे दिखाएंगे वो पहले दिखाता हूँ, ठीक है। तो पीवी डायग्राम में देखो कैसे होगा। तो पहले हम लोग हमारा पीवी डायग्राम निकाल देते रैंकाइन साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो यही सब प्रोसेसेस हमें पीवी डायग्राम में दिखानी है। ओके, तो देखो ये कैसे रहेगा, पहले तो पी और वी। ओके ना, ये हमारा वी एक्सिस है, ये हमारा पी एक्सिस है, मीन्स प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है अपना। ओके, तो पी वी हो गया, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे दो कांस्टेंट प्रेशर रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जैसे आएगी, वो मैं बताऊँगा बाद में। ओके, वो कैसे रहेगा, तो देखो कैसे रहेगा। पहले हमारा प्रेशर और वॉल्यूम, तो फर्स्ट जो प्रोसेस था हमारा स्टेप वन पहले लिखेंगे हम लोग। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दो एक कांस्टेंट प्रेशर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ड्रॉ करने में इजी जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर है, इसको P1 दे देता हूँ। जो हमारा हायर जो हमने था कांस्टेंट प्रेशर जो साइकिल का, वो था हमारा P2। ओके, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ये दोनों देखो प्रेशर एकदम कांस्टेंट यहाँ पे रखे हुए। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रोसेस लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 1, दैट इज़ A to B। ओके, वो एक्चुअल में क्या है देखो, यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ मैं, स्टेप्स। ओके, स्टेप्स लिखूँगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, वो एक्चुअल में उस प्रोसेस का नाम है कॉम्प्रेस्ड रिवर्सिबिलिटी एंड एडियाबेटिकली। ओके, तो इस प्रोसेस में एक्चुअल में प्रोसेस क्या होने वाले, कॉम्प्रेस्ड रिवर्सिबली एंड रिवर्सिबली, मतलब वहाँ पे हमने वो रिवर्सिबल कंसीडर किया है वो प्रोसेस को, इसलिए तो हम लोग क्वासी स्टैटिक बोलेंगे उसको। सिक्स्थ प्रोसेस है
पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, इसलिए हम लोग रिवर्सिबल लिखते हैं। ओके, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली। ओके, तो एडियाबैटिकली यहाँ पे पहला प्रोसेस होगा। तो पहले प्रोसेस में क्या होने वाला है, वो A to B जाएगा। ये जो है ये कॉन्स्टेंटली ये पूरा कॉम्प्रेस होगा। देखो यहाँ पे, तो ये पहले बनेगा इस तरह से, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर जाएगा ऐसे, A to B यहाँ पे होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिकेटर विच इंडिकेट्स दैट दिस इज द मास ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट एट प्रेशर P1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक्चुअल में कॉम्प्रेसिवली ये क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो पंप का प्रोसेस था वो यहाँ पे हो रहा है। तो पंप का प्रोसेस क्या था, यहाँ पे हमने P1 अमाउंट का प्रेशर लिया हुआ है। ओके, इसको हमने P1 अमाउंट का प्रेशर दिया हुआ है पंप को, उसके बाद इसको यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है। ओके, बॉयलर में। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कॉम्प्रेस रिवर्सिबली किया था। ओके, हमने धीरे धीरे कॉम्प्रेस किया था, इसलिए रिवर्सिबल लिखा था। रिवर्सिबल प्रोसेस कब रहता है, जब वो स्लोली वो प्रोसेस हम लोग करते हैं, उसके बाद एकदम से अगर सडन चेंज भी आ जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, एडियाबैटिक किया है, अंदर से कोई भी हीट बाहर जा नहीं सकती, अंदर आ नहीं सकती, और वो टाइम पे हम लोग प्रेशर दिए जा रहे हैं। ओके, पंप को, ओके, प्रेशर दिए जा रहे हैं P1 अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर। तो ये वो टाइम पे हमें A to B मिल जाएगा। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कर्व है A, यहाँ पे पॉइंट है हमारा B। ओके, A से B तक पहुँच चुका है। अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, और एक चीज़ नेक्स्ट होने वाली है, और ये टाइम पे क्या है, ये लिक्विड ही है अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस बनेगा वो क्या था, अभी वो पहुंचने वाला है बॉयलर तक। ओके, B तक पहुंच चुका है, एंड अभी क्या होगा, बॉयलर का भी प्रेशर रहेगा। तो बॉयलर का प्रेशर हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा पंप का प्रेशर था। ओके, अब बॉयलर का प्रेशर क्या होगा, P2। तो अभी यहाँ पे B पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे इधर मिलेगा बॉयलर। ओके, बॉयलर का प्रेशर P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रोसेस वहाँ पे होगी, वो होगा B to C। B to C मतलब हमने C यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर देते हैं। ओके, C यहाँ पे देखो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, ये हम लोग C पॉइंट कंसिडर कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये गया B to C। तो ये सेकंड प्रोसेस है। जो फर्स्ट प्रोसेस था वो खाली था हमारा A to B था। ओके, सेकंड प्रोसेस है वो है B to C। तो B to C एक्चुअल में इस प्रोसेस को नाम दिया गया है रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीटिंग। ओके, तो रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीटिंग, तो ये देखो क्या है, रिवर्सिबल तो हम सब ये साइकिल कंप्लीट करे से रिवर्सिबल है। आइसोबैरिक हीटिंग, आइसोबैरिक क्यों बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ इस पॉइंट पे P2 है, इस सेकंड पॉइंट पे भी P2 प्रेशर है, मतलब प्रेशर दोनों की तरफ कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोबैरिक हो गया। और हीटिंग क्यों बोला है, हमने क्या बताया, B पॉइंट पे वो बॉयलर पे पहुंच जाएगा। ओके, और बॉयलर पे पहुंच जाएगा, उसके बाद से ये प्रोसेस होती है। BC मतलब वो बॉयलर का प्रोसेस है एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, P2 है। ओके, और जो हीटिंग है वहाँ पे हीटिंग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोबैरिक हीटिंग। ओके, हीटिंग होते जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से। सो द बॉइलिंग पॉइंट उसका ले जाएगा। ओके, इसके बाद वो क्या होगा, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जो क्रिटिकल बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, TC। हम लोग TC से कंसिडर कर देते हैं, इसको बोलेंगे क्रिटिकल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा, क्रिटिकल बॉइलिंग पॉइंट पे, और एक प्रेशर हमारा P2 हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया BC। अब उसके आगे का प्रोसेस आएगा, तो आगे का प्रोसेस भी कैसा है, यहाँ तक है। ओके, D पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, ये पूरा एक है कर्व, D यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये हम लोग थर्ड पे लिखेंगे, दैट इज द C to D। ओके, D पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे कैपिटल्स लिखे तो समझ लेना, लेकिन स्मॉल ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी स्मॉल लिखा है। C to D। ओके, ये प्रोसेस रहेगा। तो C to D में क्या होने वाला है, अभी जो हमने प्रेशर ये किया था उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयलर में उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पे आने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होते जाएगा। ओके, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है, कुछ अमाउंट में यहाँ पे वेपर रहेगा। ओके ना, मतलब लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा, दोनों फॉर्म में रहेगा कुछ अमाउंट में। तो पहले पॉइंट में क्या रहेगा, यहाँ पे लिक्विड ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो 80% लिक्विड, 20% वेपर, फिर यहाँ पे 50% लिक्विड, 50% वेपर, फिर यहाँ पे ऐसे ये D पॉइंट तक आ जाएगा। ओके, जैसे ही D पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे वो कंप्लीटली वेपर बन जाएगा। ओके, तो ये बीच का पॉइंट है। ओके ना, बीच में मतलब यहाँ पे लिक्विड में भी है और वेपर में भी है, दोनों थोड़ा 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 है। ओके, तो ऐसे को नाम भी दिया जाता है
वेट बोलते हैं, ओके ना, वेट वेपर भी बोलते हैं उसको, या फिर वेट स्टीम बोलते हैं, ओके, इस चीज़ को वेट स्टीम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे जो रहेगा ये पूरा बन जाएगा लिक्विड, ओके, इस डी पॉइंट पे यहाँ पे है वो पूरा वेपर बन जाएगा डी पॉइंट पे, ओके, और यहाँ पे जो अभी तक यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है, ओके, ये बीच में का गैप है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी में। तो इसलिए हम लोग ये सी टू डी का प्रोसेस है, इसको नाम दिया गया है रिवर्सिबल आइसोबैरिक। तो देखो वो भी आइसोबैरिक प्रोसेस ही है, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल आइसोबैरिक बोलते हैं, ओके, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देन उसको ये भी नाम दिया है कि आइसोथर्मल वेपराइजेशन, ऐसा भी नाम लिख दिया गया है आइसोथर्मल, क्योंकि ये टाइम पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि लिक्विड का कैसा रहता है, वाटर का कैसा रहता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे एक बार पहुंच गए, ओके, यहाँ पे उसने बॉइलिंग पॉइंट तो अचीव कर लिया है बॉयलर के अंदर, फिर उसके बाद उस पर आप कितना भी हीटिंग करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट तुरंत नहीं बढ़ता है, ओके, एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उसके बाद ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो ये डी पॉइंट तक उसका कांस्टेंट ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, इसको नाम दिया है आइसोथर्मल वेपराइजेशन, वेपर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं इसलिए आइसोथर्मल वेपराइजेशन इसको नाम दिया गया। देन नेक्स्ट है हमारा डी टू ई। तो अभी क्या होने वाला है, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो वेपर बन गए, फिर भी उसके बाद हम लोग हीटिंग कर रहे, अगर हीटिंग कर रहे उसके बाद भी उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हम लोग, ओके, उसके बाद इसका प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो टाइम पे वो ई पॉइंट पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं ई पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ, ओके। तो ये टाइम पे क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर हीटेड वेपर बोलेंगे। ये वेपर तो यहाँ पे बन चुका है, डी पॉइंट पे वेपर बन चुका है, बट उसके बाद भी हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे जो वेपर्स बनेंगे उस वेपर्स को हम लोग बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर, ओके। ई पॉइंट पे जो वेपर बनेंगे इसको बोलेंगे हम लोग सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम बोल सकते हैं या फिर वेपर बोल सकते हैं, दोनों सेम ही रहता है, ओके। सुपर हीटेड स्टीम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस कौन सी है, डी टू ई प्रोसेस है, ओके। ये एक्चुअल में कर्व और ऊपर भी जाता है कभी कभी, ओके। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट दिखा हुआ है, हम लोग क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हमने कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर हम लोग चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे P2 तक हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आइसोबैरिक तो प्रोसेस हो गई है क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो इसको नाम क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल आइसोबैरिक सुपर हीटिंग, ओके। इसका नाम इसके नाम में ही है, ओके, रिवर्सिबल आइसोबैरिक सुपर हीटिंग। तो इसके देखो एक ट्रिक है इसमें, अगर आप प्रोसेसेस समझ ले लो, इसमें के ग्राफ में क्या क्या प्रोसेसेस हो रही है, आप इसके नाम इजीली लिख सकते हो, और अगर इसके नाम लिख लिए ना तो इसका प्रोसेस लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक लाइन्स तो लिखना है खाली इसके प्रोसेस के, तो इजीली आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ओके। तो वही है, देखो यहाँ पे पहले एडियाबैटिकली यहाँ पे देखो पंप किया गया तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, फिर सेकेंड में क्या किया हमने, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है और से प्रोसेस हो रही है, ओके। लास्ट में बता दूंगा एक बार बाद में। नेक्स्ट देखो क्या है, अभी ई हो गया, तो अभी क्या करना है, हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, वापस हमें इनिशियल प्रेशर पे लाना है P1 पे। क्यों, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा स्टीम का काम हो गया, हमारा टरबाइन घूम चुका है, अभी स्टीम हमारे बन चुकी है, पूरी तरह से हो गई है। तो अभी जो हमें क्या करना है, स्टीम को अभी जो यूज़ हो गई है उस स्टीम का अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कंडेंसर में लेके जाएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए। तो कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होगा, तो कंडेंसेशन प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, ओके, प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कम कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे ये P1 था, यहाँ पे P2 प्रेशर था, ओके, P2 मतलब यहाँ पे भी P2 ही कंसिडर करो, फिर यहाँ पे ये वापस P1 में आ जाएगा, तो P1 प्रेशर कम होते जाएगा, तो प्रेशर कम होगा तो ये साइकिल कुछ इस तरह से, यहाँ पे एडियाबैटिक है बट यहाँ पे मैं कर्व बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में वैसे दिया हुआ है कर्व, ओके। सिंगल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो लेकिन हम लोग ऐसे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, मतलब ये रिवर्सिबल, ऐसे धीरे धीरे उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ओके, क्योंकि गैस थोड़ा सा एक्सपांड हो रहा है, वहाँ पे स्टीम एक्सपांड हो चुकी है, तो इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस पॉइंट को देंगे F नाम देंगे, ओके, E2F, ओके। तो E2F एक्चुअल में क्या कर रहा है, E पे पॉइंट जो है वो एक्चुअल में सुपर हीटेड स्टीम है, ओके, उसको हम लोग वापस कंडेंसर में लेके आ रहे हैं, तो इससे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है और प्रेशर कम होते जा रहा है उसका, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो रिवर्सिबली एक्सपांड होते जाएगा, ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, E2F होगा, कंडेंसर का प्रोसेस हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे वो लोग ये करेंगे। तो पहले तो हम लोग कंडेंसर तक लाया है, अभी जस्ट उसको लाया है, ओके, कंडेंसर तक लाया गया, कंडेंसर के अंदर फिर हम लोग ये प्रेशर को कंसिडर करके हम लोग उसको ये करेंगे, ओके, उसका हीटिंग कम करेंगे।
तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वो लास्ट प्रोसेस रहेगा। तो पहले 5th प्रोसेस देखते हैं, ये यहाँ पे जब तक लाया है तभी वो प्रोसेस देखते क्या है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोला है, E2F, दैट इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबली उसको एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब किसी भी तरह का हीट एंटर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, पूरा DQ है हमारा 0 होगा यहाँ पे, और वो एक्सपांड किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपांड होने के बाद ये प्रोसेस होगा, E2F का हमें कर्व मिलेगा। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कंडेंसेशन का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ में एरोज बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो कंडेंसर तक यहाँ तक लाया एडियाबेटिक एक्सपांशन करके। ओके, एडियाबेटिक एक्सपांशन करके यहाँ पे लाया, तो देखो यहाँ पे 2 एडियाबेटिक के स्टेप्स है, यहाँ पे एडियाबेटिक है, यहाँ पे भी एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, यहाँ पे भी एडियाबेटिक है। और देखो यहाँ पे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन था और एडियाबेटिक एक्सपांशन है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये हो रहा है। देन क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। फिर F2A अभी हमारा होगा कंडेंसेशन का प्रोसेस। ओके, 6 है F2A, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे होगा, आइसोथर्मल कंडेंसेशन, मतलब टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे, मतलब तो वो टाइम पे हमें ये मिलेगा। ओके, तो हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोपेरिक, तो मैं रिवर्सिबल नहीं लिखता अभी, बार बार रिवर्सिबल आया है प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल हो जाएगा यहाँ पे। देन हो गया आइसोथर्मल, आइसोबैरिक है। ओके ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबैरिक है। देन हम उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे, आइसोथर्मल, और उसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसेशन में लेके जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन के टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, प्रेशर कांस्टेंट रख के हम लोग कंडेंसर में उसको देंगे, फिर वो कंडेंस होते जाएगा। ओके, वहाँ पे सडनली वहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, इसलिए वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस कंडेंसर के अंदर होगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो स्टीम था, ओके ना, यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम है यहाँ पे। ओके, जो स्टीम था, जो यहाँ पे स्टीम बनेगा, उस स्टीम को क्या कन्वर्ट करेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये यहाँ पे 8 तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है और एक चीज़ है। ओके, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो बॉइलिंग पॉइंट जो था वो TB से हम रिफर करें, और इसका क्रिटिकल जो टेम्परेचर था वो TC से। ओके, बॉयलर का टेम्परेचर TB से हम लोग रिफर करें और इसका TC से। ओके, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, हमें और एक चीज़ है यहाँ पे, हमने देखो जहाँ जहाँ प्रेशर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, वहाँ वहाँ हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कंसिडर किया है। ओके, आइसोबैरिक है तो आइसोथर्मल भी वहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए सेम डायग्राम यहाँ पे TS में भी मिलती है। अगर TS डायग्राम हम लोग बनाते, इसका स्टीम का बनाते, ओके, जो कैसे स्टीम्स बढ़ती जा रही है उसका, तो वो भी इसी तरह से मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डॉटेड में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये कैसे होता है, देखो मैं पहले दिखा देता हूँ, एक पहले लाइंस बना देता हूँ, क्योंकि ये लाइंस बनाने बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट कंसिडर करो, ये कांस्टेंट ऐसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एक कर्व बनेगा। ओके, ये कर्व यहाँ पे डॉटेड है। ओके, फिर ये ऐसे जाके यहाँ से ऊपर जाके ये नीचे आ रहा है। ओके, ये कर्व यहाँ पे जाते हुए यहाँ से ये बाहर जाएगा पूरा। ओके, F से भी बाहर निकल जाएगा ऐसा। ओके, तो ये कर्व एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो कर्व के ये साइड जो भी पार्ट है ये पूरा लिक्विड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। ये जो पार्ट है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये साइड का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब वो पूरी तरह से लिक्विड के फॉर्म में। और जो ये साइड जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ओके, तो ये साइड जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ओके, मतलब ये लिक्विड हो गया, ये वेपर हो गया ये लाइन पे, और जो बीच में पार्ट है वो हमने क्या बताया था, ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं वेट वेपर, मतलब ये पूरी तरह से वेट वेपर या फिर वेट स्टीम बोलते हैं। ओके, तो ये पूरी तरह से मतलब लिक्विड भी नहीं है, पूरी तरह से वाटर भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ अमाउंट में मतलब क्या होगा, पहले पॉइंट पे क्या रहेगा, यहाँ पे 100% लिक्विड रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 20% लिक्विड मतलब और 80% वेपर, देन यहाँ पे 50% लिक्विड 50% वेपर, देन ये पॉइंट पे आ जाएगा तो देन 80-20 हो जाएगा, मतलब 80% वेपर हो जाएगा, 20% लिक्विड हो जाएगा, देन यहाँ पे पूरी तरह से 100% वो वेपर में बन जाएगा, इस तरह से वो होते जाएगा। ओके,
तो जहाँ पे 100% है वहाँ पे सैचुरेटेड कंसिडर बोलते हैं हम लोग, ओके। तो इसलिए हम लोग इसको वेट कंसिडर करते हैं, वेट स्टीम बोलते हैं या फिर वेट वेपर बोलते हैं, यहाँ पे बीच के जो पार्ट है वहाँ पे, ओके। तो इसी तरह से रहेगा। और जो ऊपर जो है यहाँ पे पॉइंट, तो एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि जहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाएगा, वेट वेपर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। वो क्रिटिकल पॉइंट रहता है, ओके। यहाँ पे हमारा लेटेंट हीट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। लेटेंट हीट एक्चुअल में काम क्या करता है, ये जो बीच में जो हीट रहेगी इसमें, अगर टीएस डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसमें भी ऐसा ही करवाएगा, टीएस डायग्राम में भी, ओके। तो वो जो बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट एक्चुअल में क्या होता है, ऐसी जो इनविजिबल हीट है जो हम देख नहीं सकते, ओके, वहाँ पे उसका कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो उस हीट को यूज़ कहाँ पे होती है, उसको कन्वर्ट करने में यूज़ होती है, मतलब इसको फेजेस को चेंज करती है, मतलब यहाँ पे लिक्विड से वेपर में वो चेंज कर रही है, ओके ना। सब्सटेंस का फेज चेंज करने का काम करता है, वो हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ओके। तो ये इस तरह से ये डायग्राम है पूरा, ओके। तो ये यहाँ पे बन चुका है। और जो को ई पॉइंट है, ई पॉइंट देखो कहाँ आया, इस कर्व के बाहर गया हुआ है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ई पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड, सुपर हीटेड, ओके, सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग ईट पॉइंट को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि ये कर्व के भी बाहर का पॉइंट है, ओके, इसलिए इसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, ओके। नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट्स डेरिवेशन। एक छोटा सा डेरिवेशन भी नहीं है, स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है। इफिशियंसी इसका फाइंड करना है हमें, ओके, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ओके। तो नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इसका इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो एक्चुअल में हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है, ओके। वो तो हमारा मेन डिस्क्रिप्शन था, एक्सप्लेनेशन था कि वो रैंकाइन साइकिल एक्चुअल में किस लिए होता है, स्टीम इंजन के लिए, वो सब हमने देखा था। अभी एक्चुअल में उसकी इफिशियंसी हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स का एक मेन इक्वेशन फाइंड कर लिखना पड़ेगा पहले इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। तो एच यहाँ पे एंथैल्पी है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ओके। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पी वी हमारा क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है, यू है हमारा इंटरनल एनर्जी, और एच है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एक तरह का हीट है, ओके ना, वन टाइप ऑफ हीट रहता है। एंथैल्पी हम लोग हमने देखा था एंथैल्पी क्या है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग डी एच के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पहला बनेगा यहाँ पे पी डी वी प्लस वी डी पी, ऐसे बन जाएगा। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारा, तो वो बन जाता था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते थे, डी यू प्लस पी डी वी, ओके। तो ये डी क्यू का हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3, तो यूज़ दिस इक्वेशन 3, यूज़ 3 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एच लिखता हूँ, डी एच इज इक्वल टू, तो डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी की जगह पे डी क्यू यूज़ करो, तो डी क्यू प्लस वी डी पी यहाँ पे कंसिडर कर दो, ओके। तो यहाँ पे हो गया। तो हमारा देखो रैंकाइन साइकिल क्या है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 लिखते हैं। तो रैंकाइन साइकिल देखो हमने जो ड्रॉ किया था वो कैसा था, इस तरह से उसका नेचर था ग्राफ का, ये ऐसे बनेगा। फिर उसके अंदर हमारा जो प्रोसेस था वो कैसे था, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसा कर्व ऐसा बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर था, ये कांस्टेंट था, वो P1 था। यहाँ पे प्रेशर था, वो था P2, ओके। P यहाँ एक्सिस है, ये V एक्सिस यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो था A था, ये यहाँ P था, बीच में C D E आएगा यहाँ पे, ओके। E यहाँ पे हो जाएगा और F यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो जो हमारी हीट हम लोग कैसे करें, तो ये देखो ये हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, ओके, इनिशियल में, और फिर यहाँ पे हीट ये करेगा, ओके। तो हीट ट्रांसफ़र होगा फाइनल से और इनिशियल, ओके। तो हम लोग वहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो अभी पहले तो है, तो आइसोबैरिक चेंज कंसिडर करेंगे, हमें हीट फाइनल फाइंड करनी है इसकी, ओके। तो यहाँ पे समझिए आप Q क्या है हमारा, Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टेकन, ओके। P इज़ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ओके। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर आइसोबैरिक चेंज, ओके, फॉर आइसोबैरिक चेंज क्या हो जाएगा, dP जो हमारा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, dP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। dP यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए dP 0 हो जाएगा।
तो डी पी जीरो है मतलब ये टर्म निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी क्यू। ओके, यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। तो वो हम लोग हीट ट्रांसफ़र अगर लिखना है हमें तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, डी एच इज इक्वल टू एच एफ, एफ मतलब क्या, फाइनल। ओके, एच एफ मतलब मीन्स हीट में जो एंथैल्पी है वो फाइनल की एंथैल्पी। ओके, फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट। ओके, एच एफ माइनस एच आई दैट इज इक्वल टू क्यू, दैट इज हीट ट्रांसफ़र। ओके, उसको हीट ट्रांसफर बोलेंगे। द फाइनल मैसेज माइनस इनिशियल हम लोग करेंगे तो हमें हीट ट्रांसफर मिलेगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिजेक्टेड भी हो सकती है। ओके, इसलिए हम लोग लिखा है यहाँ पे हीट ट्रांसफर। तो अभी नेक्स्ट ईयर देखेंगे, वहाँ पे हमने ये देखा फाइनल और इनिशियल का। अभी क्या रैंकाइन साइकिल के जो ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। तो रैंकाइन साइकिल में ऑपरेशन देखो क्या है, बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ई, ये सब क्या देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, मतलब ये सब आइसोबैरिक है। ओके, तो ये अगर आइसोबैरिक है तो टोटल हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास जो बी से ईस्ट तक का जो रहेगा टोटल हीट एब्जॉर्ब वो सेम रहेगा। ओके, सबके लिए। तो हम लोग वो पहले यहाँ पे लिख देते। ओके, तो देखो क्या है हमारा इन रैंकाइन साइकिल जो हमारा प्रेशर है बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ई, ये सब क्या है, आइसोबैरिक है। ओके, आइसोबैरिक होने की वजह से हम लोग इसका हीट एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं, टोटल हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो वो क्या बनेगा हमारा, हीट एब्जॉर्ब है तो Q1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो हर एक प्रोसेस के लिए देखेंगे तो बी टू सी तो ऐसे जा रही थी प्रोसेस ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो हमने देखा है फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें। तो फाइनल क्या है, सी का है। ओके, सी का फाइनल यहाँ पे माइनस इनिशियल, तो क्या बनेगा यहाँ पे एच सी माइनस एच बी। ओके, ये फर्स्ट प्रोसेस का हो गया। देन वहाँ पे नेक्स्ट क्या है देखो, सी टू डी, तो सी टू डी में क्या करें, एच डी माइनस एच सी, तो एच डी माइनस एच सी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तभी वो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर बोलेंगे उसको। तो नेक्स्ट क्या है, एच ई माइनस एच डी, एच ई माइनस एच डी, जो एच है वो हमारा एंथैल्पी है, एंथैल्पी मतलब ही हीट रहती है। ओके ना, हीट से रिप्रेजेंट कर, देखो यहाँ पे हीट लिखा हुआ है ना, क्यू इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी ये इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कंप्लीट हीट, जो इसके बीच में का जो हीट रहेगा बी टू ई पॉइंट में उसके इक्वल रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, एच ई माइनस एच बी, एच ई माइनस एच बी में जितना हीट ये होगा, ओके ना, हीट ट्रांसफर होगा उतना ही इस तीनों प्रोसेसेस में होगा टोटल। ओके, इस तरह से रहेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 5 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, और एक साइकिल है हमारे पास P1 का, तो P1 के लिए भी वही चीज़ करेंगे। तो सेम थिंग हम अभी नेक्स्ट साइकिल के लिए देखेंगे यहाँ पे, इसके लिए। ओके, द ऑपरेशन फॉर F2A के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो F2A के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये देखो क्या रहेगा F2A के लिए, तो ये जो हीट रहेगा वो Q2 रहेगा हमारा, मतलब हीट यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हीट रिजेक्टेड यहाँ पे रहेगा Q2, तो वो वहाँ पे देखो कैसा रहेगा, ये एक्चुअल में यहाँ पे वॉल्यूम हमारा ये हो रहा है, कम हो रहा है। ओके ना, तो ये टाइम पे जो हमारी प्रोसेस रहेगी हमें माइनस में कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसे ऐसे जाएंगे। ओके, ये ऐसे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एच ए माइनस एच एफ है, तो पहले माइनस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एच ए माइनस एच एफ। तो अभी इस माइनस को अंदर डालेंगे, माइनस को अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एच एफ माइनस एच ए। ओके, इस तरह से आएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो वापस वो वॉल्यूम को कम कर रहा है। ओके, कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, देन देखिए एच एफ माइनस एच ए है, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या है, सिंस द प्रोसेस ए टू बी इज एडाबेटिक। ओके, एडाबेटिक कॉम्प्रेशन है, ए टू बी जो है वो एडाबेटिक कॉम्प्रेशन है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बट कॉम्प्रेशन होते जा रहा है। ओके, तो ये टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा डी क्यू 0 रहेगा। देखो ए टू बी हमारा क्या है, हमने कैसे किया, ये एडाबेटिक कॉम्प्रेशन है, एडाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो अगर प्रोसेस कोई भी एडाबेटिक है, उसमें कोई हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे जो डी क्यू रहेगा वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। और डी क्यू अगर 0 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच बी माइनस एच ए। ओके ना, बी टू ए का लिखा है ना,
ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एच बी माइनस एच ए लिखेंगे हम लोग। तो एच बी माइनस एच ए हमारा क्या रहेगा, इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में भी लिखते हैं डी एच ए टू बी यहाँ पे रहेगा। ओके, इनिशियल माइनस इनिशियल और फाइनल प्रोसेसेस। ओके, ए टू बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, डी एच का जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ था डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी लिखा था। ओके, तो हम लोग वी डी पी का ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो डी एच रहेगा, यहाँ पे हमारा डी क्यू पूरी तरह से जीरो है, डी क्यू जीरो हो गया है, तो क्या बचा, खाली वी डी पी बचा है। ओके, तो वी डी पी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसमें वी डी पी यहाँ पे ए टू बी। ओके, ए टू बी है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है, दो नंबरिंग कंसिडर करी है 1 to 2। ओके ना, जो ए पॉइंट है उसको 1 कंसिडर कर दिया है, बी पॉइंट का प्रेशर उसको 2 कंसिडर कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते मतलब फर्स्ट प्रोसेस से सेकेंड प्रोसेस तक, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेगा, ए इक्वल टू 1 कंसिडर करते, बी इक्वल टू 2 कंसिडर करते। ओके, कि दो प्रोसेसेस है, दो अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग वॉल्यूम पे है। ओके, तो वो टाइम पे हमें अलग अलग क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो अलग अलग प्रेशर रहेगा, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। तो वो कैसे हो जाएगा, बनेगा V इंटू P2 माइनस P1। ओके, V तो बाहर आ जाएगा, DP का इंटीग्रेशन करेंगे तो P आएगा, फिर उसमें लिमिट्स डालेंगे तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल रहता है। ओके, तो ये हो जाएगा V इंटू P2 माइनस P1। तो ये इक्वेशन नंबर 8 लिख देंगे। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे ये इक्वेशंस आ गए। अभी नेक्स्ट हमें निकालना है थर्मल इफिशियंसी, जो मेन चीज़ है वो अभी निकालनी है। ओके, तो ये हम लोग पहले इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल। तो थर्मल इफिशियंसी कैसे रहेगा, ईटा रैंकाइन लिख देता हूँ, रैंकाइन इज इक्वल टू, तो इफिशियंसी कभी भी याद रखो आउटपुट अपॉन इनपुट रहता है। तो आउटपुट क्या मतलब हमारा वर्क रहेगा, इनपुट मतलब हमने जो हीट सप्लाई किया वो मतलब हीट एब्जॉर्ब, दैट इज अ Q1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ओके, हीट जो हमने दिया वो सप्लाई किया वो, माइनस जो हीट रिजेक्ट हुआ वो, डिवाइड बाय Q1 आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। तो Q1 की वैल्यू देखो क्या है, HE माइनस HB, तो लिख दो यहाँ पे HE माइनस HB टोटल। देन Q2 का माइनस, Q2 देखो क्या था हमारा, Q2 यहाँ पे HF माइनस HA, तो यहाँ पे लिख दो HF माइनस HA। ओके, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ऐसे आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, और एक क्या है जो Q1 है, Q1 यहाँ पे वापस लिख दो HE माइनस HB। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाना है इसके बीच में। ओके, तो कैसे हो जाएगा, देखो पहले HE माइनस HB ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज मत करो। ओके, क्यों नहीं, HE माइनस, देखो क्या करो, HF को HE के साथ ले लो। ओके, HF को HE के साथ ले लो, HE माइनस HF। अब HB को यहाँ पे भेज दो, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पे इसके अंदर भेज दो HB को, तो HB हो जाएगा माइनस HA हो जाएगा। देखो इसमें आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो, इसको अंदर भेज के कुछ चेंज नहीं होगा, यही चीज़ आएगी। ओके, सेम थिंग है। देन HE माइनस HB था, तो अभी इस HE माइनस HB को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, दैट इज HE। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस HA लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये माइनस HA मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इस HA को कैंसिल करने के लिए प्लस HA देना पड़ेगा, तो प्लस HA को भी मैं देता हूँ, ठीक है ना। पहले माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे जो बचा हुआ था हमारा HB है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HA। ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये प्लस HA हो जाएगा, तो HA और HA कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें सेम यही इक्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ चेंज नहीं हो गया। ओके, खाली एडजस्टमेंट किया हुआ है, और अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो सब अलाउड रहता है, मैथ्स में अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अभी देखो क्या है, HB माइनस HA, तो ये एक्चुअल में क्या है हमारा, देखो HB माइनस HA यहाँ पे लिखा V इंटू P2 माइनस P1। ओके, V इंटू P2 माइनस P1 जो इक्वेशन नंबर 8 है, वो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे दोनों जगह पे। तो देखो क्या है, HE माइनस HF माइनस V इंटू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय HE माइनस HA माइनस V इंटू P2 माइनस P1। ओके, तो हम लोग देखेंगे, अब ये इक्वेशन बन गया हमारा, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। अभी हमें ये करना हुआ है, तो एक्चुअल जो हमारा ये हमें थियोरेटिकली ये इक्वेशन मिल गया, बट इन प्रैक्टिस व्हाट इज दैट, इन प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल जो हम लोग देखेंगे तब क्या हो जाएगा,
ये जो है एच ई माइनस एच एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P2 माइनस P1 इंटू वी, मतलब इस टर्म से ये टर्म बहुत ज़्यादा है। और एच ई माइनस एच ए इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन P2 माइनस P1 इंटू वी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा है, ये टर्म से बहुत ज़्यादा है, और माइनस में अभी किया हुआ है, ये बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो v इंटू P2 माइनस P1 हम लोग जीरो कंसिडर कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे दोनों टर्म्स को, और ये लिखेंगे खाली। तो यही हमारा हो जाएगा रैंकाइन का इफिशियंसी, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन। ओके, यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू, फिर इसको हम लोग लिखते हैं एच ई माइनस एच एफ अपॉन एच ई माइनस एच ए। ओके, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, एच ई माइनस एच एफ, ये एच एफ है, डिवाइड बाई एच ई माइनस एच ए। ये टर्म्स को हमने वापस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको इससे लिख दो, ठीक है। ये रैंकाइन, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन यहाँ पे हो गया एच ई माइनस एच एफ अपॉन एच ई माइनस एच ए। तो एक्चुअल में क्या है, तो ये इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल है, और वो हमारे कार्नोट साइकिल से कम है बहुत। ओके, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। हमने जो टेम्परेचर्स कंसिडर करते थे, उस टेम्परेचर में ऑपरेट होने वाले जो हमारी कार्नोट साइकिल थी, उससे इसका एफिशिएंसी बहुत कम है। ओके, एंड प्रैक्टिकली ऑफ रैंकाइन साइकिल इज अटेंड एट द कॉस्ट ऑफ इफिशियंसी। ओके, मतलब क्या होता है, इसमें इफिशियंसी कम हो रहा है, तो हमारा इफिशियंसी यहाँ पे खर्चा हो रहा है। ओके, उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए हम लोग इसका नहीं ज़्यादा यूज़ करते। कार्नोट साइकिल को हम लोग ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, और कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होते जाता है। ओके, सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पंप विच विल compress the mixture to deliver saturated water. It is much simpler to completely condense the vapor and handle only liquid water in the pump as done in Rankine cycle. तो मतलब जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है पंप को पूरी तरह से उसको स्टीम में ये करना। ओके, वो बॉयलर में भेज के उसका स्टीम में कन्वर्ट करना पूरी तरह से, ये बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है टास्क। ओके, वो इस तरह से बताया गया है। ओके, और इसमें और एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है, दैट इज दैट द टेम्परेचर दैट इज सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम। ओके, कि पूरी तरह से सुपर हीटिंग जब हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम की तरह है। मतलब मीन्स इन द कार्नोट साइकिल हीट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम T2 to T1. ओके, nevertheless the Rankine cycle is close approximation to the Carnot cycle. ओके, मीन्स कार्नोट में जो हमें मिल रहा था रिजल्ट, ओके, उसके पास में भी रैंकाइन साइकिल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए उसका अप्रोक्सीमेशन कंसिडर नहीं करते हो, तो इसलिए हमें रैंकाइन साइकिल यहाँ पे हम लोग स्टीम इंजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में स्टैंडर्ड हम इंडस्ट्री में जो यूज़ किए जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड जो साइकिल, वो है कार्नोट साइकिल ही। ओके, तो यही चीज़ है, ये हम लोग देखा। तो एक्चुअल में इसका वर्किंग पहले देख लो कि क्या है, उसके बाद ये डायग्राम समझ लो। ये डायग्राम पर से आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ लो। बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है, इजी इक्वेशन है वो यूज़ किए गए बस, ठीक है। और ये कंसिडर ये अगर आ गया ना तो डेरिवेशन भी कुछ नहीं है। ओके, सो आई होप you have cleared all these things about the Rankine cycle. So thank you very much.